हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, ये क्लास 10th सोशल साइंस की एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है हमारा चैनल अनबॉक्सिंग एग्जाम पे। तो यहाँ हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर 1 है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 से 3 वीडियो लगेंगे, इसलिए सभी वीडियो को आराम से ध्यान से देखें और जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट भी कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आता है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें एक नई सिद्धांत आएगा, निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद मतलब शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जैसे राजा महाराजा होते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं। अगर उन्हें कोई पसंद ना आए तो वो उसकी हत्या भी करवा सकते थे, उन्हें फांसी भी दे सकते थे। तो इस तरह की जो व्यवस्था जिसमें किसी पर नियंत्रण नहीं होता वह निरंकुशवाद कहलाती है। इतिहास में ऐसी सरकारें कहाँ पाई गई बच्चों? राजतंत्र में, जो अत्यंत केंद्रीकृत मतलब जहाँ एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर है। सैन्य बल पर आधारित। वो अपने नियम कैसे लागू करेगा? वो सेना को आदेश देगा, सेना पकड़ के जेल में डालेगी, सेना पकड़ के सर कलम कर देगी, हत्याएं कर देगी और दमनकारी सरकारी होती थी। वहीं यूरोप में राष्ट्रवाद में एक आपको नई कल्पना सुनने को मिलेगी जिसका नाम है कल्पना 10, यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो इतना अधिक आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। तो यहाँ आप समझें, हम एक ऐसा समाज सोचें जिसमें कोई चोरी ना हो, कोई किसी से झगड़ा ना हो, सब अपना काम करें। तो उसमें फिर मनुष्य स्वभाव कहाँ गया? हर मनुष्य अलग स्वभाव का होता है, तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्ट करेगा तो समाज उसके हिसाब से सही होगा, लेकिन समाज के हिसाब से वो चीज़ें गलत हो जाएगी। तो एक ऐसे समाज की हम कल्पना करें जहाँ सभी लोग प्रेम से रहें, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई नशा नहीं, कोई चोरी नहीं, सब लोग समय पे अपना टैक्स भरे। तो बेटा ऐसा समाज तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे समाज की अगर हमें कल्पना करनी पड़े तो उसे हम कहेंगे कल्पनादर्श या यूटोपिया। एक तीसरी थ्योरी आपके आगे आएगी, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, जब भी आप इस तरह का कोई सवाल देखें तो उस सवाल के अंदर ही उसका आधा से ज़्यादा उत्तर छिपा होता है। यहाँ सवाल है जनमत संग्रह। जन माने जनता, मत माने वोट। जनता के वोट का जो कलेक्शन है वो जनमत संग्रह कहलाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया द्वारा एक क्षेत्र के लोगों का किसी भी मुद्दे को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए दिया गया मत जनमत संग्रह कहलाता है। मतलब हमारे यहाँ पुल का निर्माण होगा या नहीं होगा, जनता से वोट लो। अगर 50% से ज़्यादा जनता ने कहा भाई पुल का निर्माण करो तो हमारे पुल बन जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा कहती है नहीं बनेगा तो पुल का निर्माण नहीं होगा। तो जनता से जब उसका वोट पूछा जाता है वो क्या चाहते हैं, तो यह जनमत संग्रह कहलाता है। तो बच्चों, ये चैनल है अनबॉक्सिंग एग्जाम, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कक्षा 10th के पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अभी हमने इसे सोशल स्टडी से स्टार्ट किया है। फिर एनसीईआरटी में एक दार्शनिक है अनसर्ट रेनन, इन पे एक सवाल जरूर आता है। ये कौन थे, ये क्या चाहते थे, ये राष्ट्र के विषय में क्या कहते थे? तो इन्होंने बच्चों एक बार एक भाषण दिया जिसमें इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा बताई। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब एक्सट्रीम, जब खूब लोग खूब सालों तक प्रयास करते हैं, त्याग करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, देश के लिए सोचते हैं, पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, तो जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे इन्हें अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र की परिभाषा कही थी। इसमें क्या क्या होना चाहिए? यह शौर्य वीरता से युक्त अतीत होना चाहिए। मतलब हमें ये तो लगे भाई हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वज बड़े महान थे। अगर हम सोचेंगे हमारे पूर्वज अच्छे नहीं थे तो हम अपने देश से प्रेम कैसे करेंगे? महान पुरुषों का नाम जैसे गांधी जी हुए, और गौरव करना कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ये एक राष्ट्र की सामाजिक पूंजी होती है। कई बार सवाल आता है किसी राष्ट्र की सामाजिक पूंजी क्या है?
अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा का होना, संकल्प का होना तथा साथ में मिलकर महान कार्य करना, यह एक राष्ट्र की आवश्यकता है। तो कल को बच्चों अगर आपसे सवाल पूछे कि एक राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या है, तो आपको लिखना है अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छाओं का आना। अतीत मतलब पास्ट में, पास्ट की जो हमारी घटनाएं हैं हम सबको अच्छी लगती हैं, जैसे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने खूब वीरता का परिचय दिया। वर्तमान में समान इच्छा, हम क्या चाहते हैं, देश में कोई अपराध ना हो, सभी लोग प्रेम से रहें, सभी लोगों को मेहनत करने का मौका मिले। संकल्प का होना तथा साथ में मिलकर महान कार्य का करना, यह एक राष्ट्र की आवश्यकता है। अतः रेनन ने कहा, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। फिर दोस्तों एक सवाल आता है बच्चों, बार बार वो इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको मैंने यहाँ सवाल के रूप में मेंशन कर दिया। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? जब फ्रांस अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था बच्चों, तो वहाँ के लोग फ्रांस के लिए मेहनत करें, तो क्रांतिकारियों को चाहिए था भाई पूरा देश उनके साथ लग जाए। अब देश को अपने साथ कैसे लाएंगे? तो उनके लिए उन लोगों ने क्या कदम उठाए, क्या सोचा? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान, जैसे हम लोग भारत के हैं, अब कोई ये कहे मैं दिल्ली का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो फिर हम भारत के लिए कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले हमें एक सामूहिक पहचान बनानी है, और हम सब लोगों की सामूहिक पहचान क्या है? हमारा प्यारा देश भारत। तो फ्रांस वाले भी चाहते थे कि सभी उनके फ्रांस से प्रेम करें, तो उन्होंने सामूहिक पहचान की भावना विकसित करने के लिए क्या किया? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को बल दिया। मातृभूमि हम कहते हैं ना, भारत हमारी माता है, लेकिन फ्रांस वालों ने उसे पितृभूमि कहा, पेरेंटल लैंड कहा। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, हम सोचेंगे सभी भूमि को तो मातृ कहते हैं और आपसे सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान दें, फ्रांस वालों ने इसे पितृभूमि कहा। और नागरिक, क्योंकि पहले फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, वो बड़ा क्रूर था। वो नागरिक जैसा कोई सिद्धांत नहीं मानता था। वो कहता था सभी लोग मेरी पूंजी हैं, मैं इन्हें जैसा चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एक ऐसे संविधान की रचना की गई जिसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार। पहले हमने देखा था ना कि वहाँ 9th क्लास में जब पढ़ा तो फ्रांस का समाज कुलीन अभिजात्य वर्ग अलग था, पोप वाला वर्ग अलग था, राजा वाला वर्ग अलग था, मजदूरों का अलग था, वो 3 वर्गों में विभाजित था। अब इन्होंने सबको समान अधिकार दे दिए। मतलब अगर अमीर आदमी, चाहे वो पोप का पादरी भी है, चर्च का पादरी भी है, पोप भी है, अगर वो भी कोई अपराध करेगा तो उसे भी बेटा दंड मिलेगा। फ्रांसीसी राष्ट्र ध्वज की जगह एक तिरंगा फ्रांसीसी झंडा अपना लिया। पहले झंडा किसका होता था? राजा का। तो राजा के झंडे में तो यही लगता हम राजा के गुलाम है। अब हमने अपने देश का झंडा यानी फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपना लिया। एस्टेट जनरल, जो राजा के खास मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी एस्टेट जनरल के नाम से, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। मतलब देखो इसमें एक शब्द आया नेशनल, मतलब देश, देश की असेंबली। अब जब हम देश की बात करेंगे तो सभी एक साथ हो जाएंगे। नई बहादुरी की कविताएं लिखी, नई शपथ ली, भाई हम देश के लिए जी जान लगा देंगे, जान की कुर्बानी लगा देंगे। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनका गुणगान किया ताकि नए लोगों को कुर्बानी के लिए प्रेरणा मिले। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें समस्त भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब बेटा जैसे दिल्ली में मोदी जी कोई भी कानून बनाते हैं तो वो केंद्र में बैठे हैं, लागू तो वो राजस्थान में भी हो जाता है, हरियाणा में भी हो जाता है, पंजाब में भी हो जाता है। इसी तरह फ्रांस वालों ने राजा को हटाकर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें समस्त भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून। मतलब जो उनकी राजधानी पेरिस में जो कानून बना दिया बेटा, वो कानून पूरे फ्रांस के सभी राज्य जो अब जुड़ के साथ आ रहे थे सब पे समान रूप से लागू हो जाएगा। फिर 2 बातें और की उन्होंने। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। मतलब जैसे राजस्थान से कोई चीज़ हरियाणा जाए तो वहाँ टैक्स थोड़ी लगता है, लेकिन फ्रांस के छोटे छोटे राज्यों में लगता था। आयात मतलब आयात, आ रहा है हमारे देश में कुछ, निर्यात मतलब हम कुछ बाहर भेज रहे हैं। इस शुल्क को समाप्त कर दिया।
तथा भार और नापने की एक समान व्यवस्था। जैसे भार क्या होता है बेटा, जैसे हमने गेहूं ली 1 किलो, अब कोई कहता है हमें 1 किलो गेहूं चाहिए, कोई कहता है हमें 1 पाउंड गेहूं चाहिए, तो ये तो माप अलग अलग हो गया। तो इसलिए पूरे फ्रांस में माप की, भार की एक ही व्यवस्था कर दी। नापने का मतलब कोई कहे 1 सेंटीमीटर, कोई कहे इसे गज, कोई कहे 1 इंच, तो नापने के अलग अलग हैं, लेकिन पूरे फ्रांस में अब उन्होंने एक समान व्यवस्था लागू कर दी, जिससे देश को एक बनाने में बहुत मदद मिली। क्षेत्रीय बोलियों को भी हतोत्साहित मतलब उनसे दूर करना, और फ्रेंच बोली को बढ़ावा दिया गया और यह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्षेत्रीय बोलियां क्या होती है बेटा, जैसे राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी, कितनी बोलियां हैं। हरियाणा की बात करें तो मेवाती, देशवाली, पंजाबी, बागड़ी, तो अलग अलग बोलियां। उन बोलियों को कहा भाई ये मत बोलो, जब एक देश की बात करेंगे तो सभी एक जैसी बोली बोला करेंगे, तो उन्होंने फ्रेंच बोली को अपना लिया। जैसे हम भारत की बात करें, हम क्षेत्रीय बोलियां बोलते हैं, लेकिन सारा भारत क्या कोशिश करता है, हिंदी भाषा को बोलने की कोशिश करता है। तो यह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस प्रकार उन लोगों ने क्या किया बच्चों, उन्होंने पूरे फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अभी जो हमने चर्चा की वो सारे कदम उठाए। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले वीडियो का आपको पता चल जाएगा। वहाँ जो बेल का निशान है, घंटी का निशान है, उसे टच करें तो आगे जब भी वीडियो आएगा आपको टाइम से पता चल जाया करेगा। हम आपको यहाँ पूरा सिलेबस कराएंगे। लॉकडाउन में स्कूल तो लग रहे नहीं है, तो आप राइटिंग का काम यहीं से कर लो। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।